हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा अपने YouTube चैनल गणित की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी 8वीं बोर्ड परीक्षा का गणित का पेपर जो पहले 16 अप्रैल 2022 को होना था, वह अब 17 अप्रैल 2022 को सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक होगा। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके 15 प्रश्नों को हल किया था। अब आगे के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में हल करूँगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वह वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम आगे के प्रश्नों को हल करें। इससे पहले मैं आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि आपको मेरे इस YouTube चैनल पर विभिन्न स्कूल क्लासेस के गणित के सिलेबस के चैप्टर वाइज हल और कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले गणित के टॉपिक्स तथा साथ ही गणित की बहुत सी रोचक पहेलियाँ, पजल्स, गणित के जादू, गणित के खेल आदि गणित की बहुत सी मज़ेदार गतिविधियों पर आधारित वीडियोज़ आगे मिलने वाली हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन यानी घंटी के निशान को टच करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो बच्चों, चलिए इस प्रश्न पत्र को आगे हल करते हैं। तो यहाँ 16वां प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज ABCD में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें साथ में एक चित्र भी दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण B 100 डिग्री दिया हुआ है, कोण C x है, कोण D y है और कोण A z है। हमें ये तीनों कोण जो अज्ञात हैं x, y और z, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो इसे हल करते हैं बच्चों। तो इसके लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि किसी भी चतुर्भुज में आसन्न कोण या सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। कोण B 100 डिग्री है, कोण C x है, कोण D y है और कोण A z है। तो बच्चों, आसन्न कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण, किसी चतुर्भुज में ऐसे कोण जिनको बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वह आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे कि कोण B को बनाने वाली भुजाएं AB और BC हैं और कोण C को बनाने वाली भुजाएं CD और CB हैं। इन दोनों ही कोणों में, कोण B और कोण C में उभयनिष्ठ भुजा BC है, इसलिए ये कोण B और C दोनों ही आसन्न कोण हैं। इसी प्रकार कोण B के लिए कोण A भी आसन्न कोण होगा। इसके बाद हमें सम्मुख कोण को समझना है। तो आसन्न कोण के अतिरिक्त किसी भी कोण के जो सामने वाला कोण होता है, आसन्न कोणों को छोड़कर, जैसे कोण B के लिए आसन्न कोण है C और A, इन्हें छोड़कर जो सामने वाला कोण है, कोण B के सामने वाला कोण जो D है, वह सम्मुख कोण कहलाएगा। इसी प्रकार D का सम्मुख कोण B होगा, कोण A का सम्मुख कोण C होगा और कोण C का सम्मुख कोण A होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करेंगे हम। तो कोण B हमें 100 डिग्री दिया हुआ है और कोण B और कोण C, जैसा कि मैंने बताया, आसन्न कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण हैं वह संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री होगा। कोण B हमें 100 डिग्री दिया हुआ है और कोण C के स्थान पर हमें x दिया हुआ है, तो इनका योग बराबर हुआ 180 डिग्री। किस प्रमेय के आधार पर? जैसा कि मैंने बताया कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रमेय से इसको हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ अब हमें कोण x ज्ञात करना है। इसके लिए हम जो 100 डिग्री प्लस में लिखा हुआ है उसे समीकरण दूसरी साइड में पक्षांतरण करेंगे। समीकरण के दूसरी साइड में, तो यहाँ ये 100 प्लस में है, इधर आने पर यानी दाईं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आने पर
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आने पर यह -100 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार x का मान हमें 80 डिग्री प्राप्त हुआ। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं बच्चों कि कोण B और कोण जो y है, या कोण B और जो कोण D हैं, ये सम्मुख कोण है। और मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, उनकी माप बराबर होती है। तो इसीलिए जो कोण B और कोण D हैं वह बराबर होंगे। और कोण B हमें 100 डिग्री दिया हुआ है और कोण D के स्थान पर y लिखा हुआ है। अतः कोण जो y है, या जो y है, उसका मान 100 डिग्री होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कोण A है और कोण C है वह भी सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो कोण A बराबर कोण C होगा। कोण A के स्थान पर हमें Z दिया हुआ है और कोण C यानी कि X अभी हमने ज्ञात किया 80 डिग्री का, तो इसलिए Z बराबर भी 80 डिग्री होगा। अतः हमें इस समांतर चतुर्भुज के तीनों कोण प्राप्त हो गए हैं। X बराबर 80 डिग्री, Y बराबर 100 डिग्री और Z बराबर 80 डिग्री। तो ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, आपको थोड़ा पहले स्क्रीन में नहीं दिखा होगा। सम्मुख कोण A और C बराबर होंगे और A का मान Z है, C का मान X है, जो कि हमने ज्ञात किया था 80 डिग्री। तो तीनों कोण हमें पता चल गए, x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और कोण z बराबर 80 डिग्री। तो चलो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। 17वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पहले जो दी गई संख्या है, जैसे यहाँ 252 दिया हुआ है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो मैं यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 252 का इकाई अंक 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 में भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा तो 12 हो जाएगा। 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छके 12। फिर इकाई अंक 126 में 6 है, तो यह 2 से दोबारा विभाजित हो सकता है। 2 का भाग फिर से देंगे, 2 छके 12, फिर 6 में देंगे 2 तिया 6। अब इकाई अंक 3 है, तो 2 का भाग तो जाना नहीं है, तो इसके अंकों का योग देखिए, 6 और 3 9, तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 3 का भाग 63 में 21 बार गया। फिर दोबारा से 3 का भाग 21 में देंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमें 252 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जब पूर्ण वर्ग वाली बात हो रही है, पूर्ण वर्ग वाला प्रश्न है, तो हम वर्गमूल के लिए जैसे 2 2 किसी अभाज्य गुणनखंड के, जैसे अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य संख्या 2, उसके 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन गया है, 3 का एक जोड़ा बन गया है, लेकिन 7 अकेला रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना है। तो 252 पूर्ण वर्ग संख्या तब होगी जबकि या तो 7 ना हो, जिससे 2 और 3 के ही जोड़े रहेंगे, या फिर एक 7 और आ जाए जिससे 7 का जोड़ा पूरा हो जाए। इससे हमें 252 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि 252 को किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें। तो गुणा करने के लिए कह रहा है, तो अगर हम यहाँ एक 7 से और गुणा कर दें तो 7 का जोड़ा पूरा हो जाएगा और पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो हम यही करेंगे, 252 में 7 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, सारे जोड़े पूरे हो जाएंगे। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 252 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या है 7, और वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी वह हम इसे गुणा करके देख सकते हैं। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 की 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 17 से 64 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 252 में 7 का गुणा करने पर। बच्चों, कभी कभी इसमें इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भाग देने की स्थिति में हमें क्या करना है कि देखिए, जैसे यहाँ 7 का जोड़ा नहीं बना है, यह अकेला है, तो अगर इस संख्या को 7 से भाग दे दें तो यह 7 यहाँ से हट जाएगा और 2 का और 3 का पूरा जोड़ा बना हुआ है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 252 को 7 से भाग देने पर हमें 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 ये 2 जोड़े प्राप्त हो जाएंगे। 7 भाग देने पर हट जाएगा, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या देखिए बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 और 3 दोनों के पूरे जोड़े बन रहे हैं। और वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह हम 252 में 7 का भाग दे देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 252 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या 7 होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह के प्रश्नों को अगर परीक्षा में आते हैं तो दोनों तरह के प्रश्न मैंने आपको बता दिए, उन्हें आप कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा दिया था अपनी पिछली वीडियो में। 7वां प्रश्न था 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसलिए आप उस प्रश्न को अच्छे से समझ लें। तो मैं यहाँ इस प्रश्न को अब दोबारा हल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए जहाँ ए तथा बी एक अंक है। प्रश्न दिया हुआ है 3 और कोई अंक उसके स्थान पर ए दिया हुआ है, प्लस 25 और इसका योगफल है B2। बी भी कोई एक अंक वाली संख्या हो सकती है या 2 अंक वाली भी हो सकती है, लेकिन ए जो है वह ऊपर दिया हुआ है ए तथा बी एक अंक वाली संख्या है। तो ए और बी दोनों एक अंक हैं। इसे हम हल करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 3A प्लस 25 इसका योगफल है B2। तो 3 के बाद हम यहाँ रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, वह संख्या हम ज्ञात करेंगे ए के स्थान पर क्या आएगा, और इसमें 25 जोड़ने पर खाली स्थान बी के स्थान पे छोड़ देते हैं और 2 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब 5 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 2 आ जाए। तो आप समझते होंगे कि 5 में कोई भी धनात्मक संख्या जोड़ने पर 2 तो आ नहीं सकता है, तो 2 नहीं आ सकता है तो हम 12 लाने का प्रयास करेंगे। तो 5 में हम समझ सकते हैं कि 7 को जोड़ने पर 7 और 5 12 होगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो 7 और 5 12, 2 आ गया। 12 की एक हासिल यहाँ लग जाएगी। तो अगर अब इन्हें हम जोड़ते हैं 3 और 2 5 और एक हासिल 1, तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ए के स्थान पर 7 और बी के स्थान पर 6 होगा। यह इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 20वां प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से कमी हो गई। अवमूल्यन माने कमी हो गई। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को हम चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है उसके द्वारा हल कर सकते हैं। आपने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़ा होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से हमें मिश्रधन ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है A बराबर P गुणा 1 प्लस R/100 की पावर T, यानी घातांक T या टाइम। तो यहाँ A क्या है, अमाउंट यानी मिश्रधन, P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, और T समय अवधि होती है। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज से जो मिश्रधन ज्ञात करने का यह सूत्र है, इससे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें दिया है कि जो वस्तु का मूल्य है स्कूटर का 42,000 रुपये में ख़रीदा गया, यानी उसका जो क्रय मूल्य है उसे हम P मानेंगे, वह 42,000 रुपये दिया हुआ है। और जो ब्याज की दर है उसके स्थान पर हम कहेंगे अवमूल्यन की दर, तो वह है 5% वार्षिक। अब क्योंकि ये अवमूल्यन की दर है यानी कमी हो रही है, इसलिए हम दर को ऋणात्मक यानी माइनस में लेते हैं। तो जो वार्षिक दर हमें 8% दी हुई है, तो जो 8% वार्षिक दर दी हुई है
अवमूल्यन की, तो उसे हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर 1 वर्ष बाद का मूल्य, एक स्कूटर का हमें मूल्य ज्ञात करना है, उसे हम अगर ए मानते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार पी के स्थान पर हम लिखेंगे 42,000 गुणा 1 प्लस दर -8% है बटे 100 सूत्र के अनुसार, और टाइम 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष लिख देंगे। तो ए बराबर होगा 42,000 गुणा 1, अब देखो प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 8/100। घातांक 1 का मतलब वही संख्या रहेगी, 1 - 8/100 ही रहेगा। इसको आगे हल करेंगे तो 42,000 गुणा, अब देखिए 100 एकम 100 और उसमें से 8 घट जाएगा, तो 100 - 8 सीधे हम कर सकते हैं 92/100, 92/100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट जाएगी। अब हमें 420 गुणा 92 करना है, तो 420 का जो 0 है मैं पहले ही लिख देता हूँ। अब हमें 42 गुणा 92 करना है, वो मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। 92 गुणा 42, 2 दूनी 4, 2 में 18, 4 दूनी 8, 4 में 36, 4 का 4 और 8 8 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 6 और 1 7 और यहाँ से जोड़ने पर 8 और 3 तो 38 64, तो 38 64 और 1 0 420 वाली यहाँ लगी हुई है, तो 38,640 रुपये मूल्य हो जाएगा 1 वर्ष के बाद, जबकि 8% वार्षिक कमी होती जाएगी, 8% वार्षिक दर से अवमूल्यन होगा। तो यह इसका उत्तर हो गया 38,640 रुपये। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? राहुल और हारून दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो 2 नाम दिए हुए हैं हमें, राहुल और हारून। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है हमें, वह है 5:7। तो इस अनुपात से हम इनकी वर्तमान आयु को मान लेंगे कि राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष है और हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। ठीक है बच्चों। अब आगे कहा गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु कितनी होगी। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु 4 वर्ष बढ़ जाएगी, तो राहुल की आयु 5x + 4 हो जाएगी और हारून की आयु 7x + 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु 4-4 साल अधिक हो जानी है। ठीक है बच्चों। अब आगे प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि दोनों की आयु का योग, 4 वर्ष बाद की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। यानी राहुल की 4 वर्ष बाद की आयु जो है 5x + 4 और हारून की जो 4 वर्ष बाद की आयु है 7x + 4, इनका योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो बराबर हम 56 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है। इसे हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो 5x और 7x जोड़ने पर हमें 12x मिलेगा, प्लस 4 और 4 जोड़ने पर 8 होगा, बराबर है 56। फिर 12x बराबर होगा 56 और प्लस 8 को पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड में लाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो 12x बराबर हुआ 56 - 8 यानी कि 46। ठीक है, सॉरी 48। तो x बराबर होगा 48/12, यानी 12 से 48 में भाग देंगे, 12 चौके 48। ठीक है बच्चों। तो x का मान 4 हुआ। तो राहुल की, दोनों हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो राहुल की वर्तमान आयु होगी जो हमने मानी हुई है 5x, तो गुणा x के स्थान पर गुणा करेंगे 4, जो x का मान है 4, 5 × 4 20 वर्ष हो जाएगी। और हारून की वर्तमान आयु जो कि हमने 7x मानी है, वहाँ x के स्थान पर 4 रखने पर 7 चौके 28 वर्ष हारून की वर्तमान आयु होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें पता चल गई है, यही हमसे पूछा गया था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, सरल कीजिए। पहले इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं।
ए स्क्वायर प्लस 5 गुणा बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, इसको सरल करना है। तो यह हम इस कॉपी पर ही हल करते हैं। 22वें का पहला प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 5 गुणा बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ दो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, दो पदीय, उनका हमें पहले गुणा करना है। 5 अलग है, उसे बाद में जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले बीजीय व्यंजक का जो पहला पद है ए स्क्वायर, उसे दूसरे बीजीय व्यंजक के दोनों पदों यानी बी क्यूब प्लस 3 से गुणा करेंगे। और फिर जो पहला व्यंजक है उसका जो दूसरा पद है प्लस 5, उसे भी बी क्यूब प्लस 3 से गुणा करेंगे। इस 5 को हम पहले की तरह ऐसे लिख देते हैं। फिर बराबर हम देखिए ए स्क्वायर का बी क्यूब में गुणा करेंगे तो दोनों अलग अलग तरह की राशियाँ यानी विजातीय राशियाँ हैं, तो इनको गुणा करने पर एज इट इज लिख दिया जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा में माने जाएंगे। फिर आगे प्लस ए स्क्वायर का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ए स्क्वायर होगा। फिर प्लस 5 का गुणा बी क्यूब में करेंगे तो 5 बी क्यूब हो जाएगा। प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आना है, और 5 दिया 15 होगा। प्लस 5 ये पहला जो दिया हुआ था वो हमने ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए ये सभी विजातीय राशियां हैं, इसलिए इन्हें हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इन्हें हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब। और यहाँ जो प्लस 15 और प्लस 5 ऐसे जोड़ के हम प्लस 20 लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है, कोष्टक में दिया हुआ है 2LM प्लस 3M स्क्वायर, कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में है 3LM माइनस 5M स्क्वायर। तो यहाँ भी पहले की तरह पहला जो कोष्टक है उसका जो पहला पद है 2LM, उसका दूसरे पूरे कोष्टक के पदों में 3LM और माइनस 5M स्क्वायर में गुणा होगा। फिर 3M स्क्वायर का 3LM माइनस 5M स्क्वायर में गुणा होगा। तो पहले हम 2LM का गुणा करेंगे 3LM माइनस 5M स्क्वायर में, फिर प्लस 3M स्क्वायर का गुणा करेंगे 3LM माइनस 5M स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, तो 2LM का 3LM में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 होगा 6, L का L में गुणा होगा तो L स्क्वायर, M का M में गुणा होगा तो M स्क्वायर। कोई चीज़ 2 बार गुणा होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और 3 बार गुणा होती है तो समान पद का 3 बार गुणा होता है तो वह क्यूब यानी घन हो जाता है। अब आगे हम ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस गुणा माइनस माइनस लिखेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा। L का गुणा तो हुआ ही नहीं है तो L को ऐसे ही लिखेंगे। M को M स्क्वायर में गुणा करेंगे तो M क्यूब हो जाएगा। समान पद अगर चर समान है यानी आधार समान है तो उनका गुणा करने पर घातांकें जुड़ जाती हैं। M की घातांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो गुणा करने पर 3 घातांक हो गई। अब आगे प्लस 3 का M स्क्वायर का 3LM में गुणा करेंगे तो प्लस तो प्लस ही आएगा। 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। L का L ही रहेगा। M स्क्वायर और M पहले की तरह गुणा करने पर M क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस गुणा माइनस करने पर माइनस होगा। 3 गुणा 5 करेंगे 15 होगा। M स्क्वायर गुणा M स्क्वायर करेंगे तो M की घातांक 4 हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया M और M आधार समान है तो गुणा करने पर उनकी जो घातांकें हैं 2 और 2 जुड़ के 4 हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे 6L स्क्वायर M स्क्वायर तो हमने एज इट इज़ लिख दिया है, और यहाँ LM क्यूब ये दोनों सजातीय राशियाँ हैं। एक माइनस में है एक प्लस में है तो ये घटेंगी। घटाने पर 10 में से 9 घटाने पर 1 LM क्यूब आएगा, तो 1 LM क्यूब को हम सिर्फ LM क्यूब लिख सकते हैं। और बड़ी संख्या जो है -10 है, इसलिए उसका चिन्ह जो माइनस है वह परिणाम में आएगा। माइनस LM क्यूब हमें प्राप्त हुआ और -15M की घातांक 4 यह रहा। तो कुल मिला के ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है 1/3 की घातांक -1, फिर -1/4 की घातांक -1। तो इसे भी हल करते हैं। पहला प्रश्न 23वें में
1/3 की घातांक -1 माइनस 1/4 की घातांक -1। तो बच्चों यहाँ एक घातांक नियम है, वह मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ लगने वाला है। अगर a/b की घातांक अगर m है तो इसे हम a की घातांक m/b की घातांक m लिख सकते हैं। यानी किसी भिन्न के ऊपर अगर घातांक m है तो वह घातांक भिन्न के दोनों अंश और हर के ऊपर अलग अलग लिखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ a की घातांक -1/3 की घातांक -1 हो जाएगा। जो घातांक इसके पूरे के ऊपर -1 घातांक थी वह दोनों के ऊपर लिख दी हमने। फिर माइनस ऐसे यहाँ भी a की घातांक -1/4 की घातांक -1 हो जाएगा। बच्चों किसी भिन्न की अगर घातांकें ऋणात्मक हैं तो उन्हें धनात्मक करने के लिए यानी प्लस में बदलने के लिए हम अंश को हर में और हर को अंश में ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो माइनस में जो घातांक हैं वह प्लस में हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 3 की घातांक -1 को अगर हम अंश में लाएंगे तो 3 की घातांक 1 प्लस हो जाएगा, और 1 की घातांक -1 को प्लस करने के लिए हम अंश से हर में लाएंगे तो उसकी घातांक जो 1 की घातांक -1 थी वह +1 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 की घातांक -1 को नीचे लाएंगे तो 1 की घातांक 1 प्लस में हो जाएगी, और 4 की घातांक -1 को ऊपर लाएंगे तो वह प्लस में बदल जाएगी 4 की घातांक 1। तो 3 की घातांक 1 3 ही होता है, बटे 1 की घातांक 1 1 ही होगा, -4 की घातांक 1 करेंगे तो 4 ही होगा, 1 की घातांक 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, -4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, और 3 में से 4 घटा देंगे तो -1 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यह इसका उत्तर हो गया। अब इसका जो दूसरा भाग है वह देखते हैं। दिया हुआ है -4 की घातांक 5 भाग -4 की घातांक 8। तो देख रहे होंगे आप, इसको मैं जो भाग है उसे बटे में लिख देता हूँ। -4 की घातांक 5 बटे -4 की घातांक 8। बच्चों दोनों के ही घातांकों वाली संख्याएं हैं ये, इनके दोनों के आधार -4 समान हैं। तो एक घातांक नियम होता है कि a की घातांक m बटे b की घातांक n बराबर 1 बटे b, सॉरी यहाँ a ही है, दोनों आधार समान लेंगे। a की घातांक m बटे a की घातांक n, आधार समान हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे a की घातांक n माइनस m। n माइनस m क्यों लिखा है? जब n m से बड़ा हो, यानी नीचे वाली जो घातांक वाली राशि है उसकी घातांक ऊपर वाली घातांक से बड़ी हो, जैसा कि यहाँ हो रहा है। घातांक 8 जो है वो 5 से अधिक है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं एक, इस सूत्र के हिसाब से 1 बटे -4 की घातांक 8, और इसमें से माइनस हो जाएगी घातांक 5। तो यह होगा 1 बटे -4 की घातांक 8 -5 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 बटे इसको हल करेंगे तो माइनस के ऊपर कभी भी विषम संख्या में घात होने पर, जैसे माइनस की राशि है कोई, उसके ऊपर 3 घातांक हो, 5 घातांक हो, 7 घातांक हो, यानी कि विषम संख्या में घातांक हो तो माइनस का माइनस ही रहता है। और आगे 4 की घातांक 3 करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार होगा तो यह 64 हो जाएगा। तो उत्तर हो गया 1 बटे -64 या -1 बटे 64। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां और अंतिम प्रश्न। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। इस तालिका में हमें जमा धन रुपयों में दिया हुआ है, 1000 रुपया, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, और इन जमा धन के ऊपर जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा वह भी रुपए में दिया हुआ है। 1000 रुपये का ब्याज है 80 रुपये, 2000 रुपये पर ब्याज है 160 रुपये, और इसी प्रकार आगे भी। तो इसका हमें आलेख यानी कि ग्राफ बनाना है। तो मैं आपको इसे बना के बताता हूँ। बच्चों इस समय मेरे पास ग्राफ पेज उपलब्ध नहीं है, तो मैं इसे इसी नोटबुक में बना के बताता हूँ। आपको परीक्षा में ग्राफ पेज दिया जाएगा, आप इस ग्राफ को परीक्षा में जो ग्राफ आएगा उसे उस ग्राफ पेज पर ही बनाएं, और ग्राफ बनाते वक्त आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। मैं अभी फ़िलहाल पेन से आपको ये बना के बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने दिए गए ग्राफ पेपर पे इस प्रकार से आप देखेंगे बॉक्स होता है जो सबसे गहरी लाइनों से बना होता है, वह 1 सेंटीमीटर का कहलाता है। तो आपको एक्स और वाई अक्षों को पेंसिल से
गहरी जो सबसे गहरी लाइन है 1 सेंटीमीटर वाली, उन्हीं के ऊपर बनाना है। स्केल से खींचनी है ये लाइनें। तो ये मैंने वाई अक्ष खींचा है और इस तरह से आप वही जो 1 सेंटीमीटर वाली सबसे गहरी लाइन है उसके ऊपर पेंसिल से एक्स अक्ष भी खींच देना है। दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे आप 0 या O मूल बिंदु लिखेंगे। जैसे कि आप पहले भी जानते होंगे इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो यह हुआ हमारा एक्स अक्ष, यह हुआ वाई अक्ष। इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके ग्राफ पेपर पर तो लाइनें होती हैं। मैं अपनी सुविधा के लिए कि ग्राफ थोड़ा ठीक बने, इसके लिए बराबर दूरी पर कुछ बिंदु बना रहा हूँ। यहाँ तो हमें यहाँ लाइन दी हुई है, तो मैं जो ये कॉपी की लाइन है इन्हें 1 सेंटीमीटर वाली लाइनें मान रहा हूँ। तो जो पहला हमें कॉलम दिया हुआ है जमा धन रुपयों में, इसे हम एक्स अक्ष पर ले लेंगे और जो दूसरा कॉलम है साधारण ब्याज वाला उसे हम वाई अक्ष पर लिखेंगे। तो बच्चों देखिए इनका अंतर बराबर है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, हज़ार के अंतर पर हैं। और यहाँ भी 80, 160, 240, 320 और 400 ये 80 के अंतर से हैं। तो हमें इस ग्राफ को बनाने में कोई समस्या नहीं होनी है। इसका पैमाना भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं ग्राफ छोटा ना हो, क्योंकि अगर मैं पहले ही खाने में 1000 और दूसरे में 2000, तीसरे में 3000 1 सेंटीमीटर पर लिखता हूँ तो मेरा 5000 यहीं आ जाएगा। और ग्राफ पेपर अगर बहुत बड़ा है और आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर में उस ग्राफ को बना रहे हैं तो वह अच्छा नहीं दिखेगा। हमें जितना बड़ा ग्राफ पेपर दिया हुआ है हमें अधिक से अधिक उसका पूरा उपयोग करने का प्रयास करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बिंदु छोड़कर या 1 सेंटीमीटर छोड़ के 2 सेंटीमीटर पर ये बिंदु लिखूँगा। पहला है 1000, फिर एक बिंदु छोड़कर 1 सेंटीमीटर छोड़ के अगले सेंटीमीटर पर मैं लिखूँगा 2000, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरे सेंटीमीटर पर लिखूँगा मैं 3000, फिर एक छोड़कर यहाँ 4000, फिर एक छोड़कर यहाँ 5000। तो देखिए मेरे ग्राफ पेपर या मेरी जो रफ कॉपी है वो इतनी बड़ी नहीं है, आपको इससे भी बड़ा ग्राफ पेज मिलेगा। तो यहाँ पूरे 5000 आ गए हैं। आप और भी ज़्यादा अंतर ले सकते हैं जिससे आपका ग्राफ बड़ा बने। यहाँ मैंने लिखा है जमा धन, ये लिखा हुआ है जमा धन, यही आपने यहाँ ग्राफ पर एक्स अक्ष के नीचे लिख देना है जमा धन रुपए में, और ये तीर का निशान लगा देना है कि यह इस दिशा में बढ़ रहा है। वाई अक्ष पर आप देखिए साधारण ब्याज रुपए में दिया हुआ है, तो आप ग्राफ को इस तरह से मोड़कर यहाँ लिख देना। ये जो साधारण ब्याज यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखना है, साधारण ब्याज रुपए में। यहाँ भी हम तीर का निशान लगा देंगे, यानी यह ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है। तो यहाँ जो मान दिए गए हैं वह भी अगर मैं इसी प्रकार जैसे दिए हैं 1 सेंटीमीटर के अंतर पर ये लिखता हूँ तो यह भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी मैं वाई अक्ष पर भी 2 सेंटीमीटर पर इन दिए गए मानों को लिख रहा हूँ। पहला मान है 80, फिर एक छोड़कर मैं यहाँ लिखूँगा दूसरा मान 160, फिर एक छोड़कर तीसरा मान 240, ये सभी 80 के अंतर से हैं। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर अगले सेंटीमीटर पर मैं लिखूँगा 320, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़कर अंतिम मान लिखूँगा मैं यहाँ 400। तो 2 सेंटीमीटर के अंतर पर मैंने इन दिए हुए मानों को लिखा है। तो बच्चों पैमाना किस तरह से लिखेंगे, तो आपके ग्राफ पेज पर जहाँ भी खाली स्थान हो वहाँ आप पैमाना लिखें। पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके निश्चित अंक होते हैं। अगर आपका ये प्रश्न 4 अंकों का है तो कम से कम 1 अंक आपके पैमाने के होंगे, इसलिए आप इसे लिखना ना भूलें और सावधानी से ठीक से लिखें। तो ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों देखो, पैमाना अब हमारा x और y दोनों ही अक्षों पर अलग अलग मान चल रहे हैं, अलग अलग अंतर से चल रहे हैं, इसलिए x और y अक्ष दोनों ही अक्षों पर पैमाना में अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं x अक्ष पर लिख रहा हूँ, x अक्ष पर, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर। तो देखो 2 सेंटीमीटर पे 1000 का अंतर है, तो फिर 1 सेंटीमीटर 500 का अंतर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 500, और ये क्या है, रुपए हैं, तो 500 रुपये लिखें। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अक्ष पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर पर 1000 के अंतर से लिखा है, तो हम 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 रुपये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही y अक्ष पर पैमाना हम लिखेंगे। यहाँ भी अगर आप 1 सेंटीमीटर बराबर लिखना चाहते हैं तो देखिए 2 सेंटीमीटर पर 80 के अंतर से हमने लिखा हुआ है
तो फिर 1 सेंटीमीटर पर, जब 2 सेंटीमीटर पर 80 है तो 1 सेंटीमीटर पर 40 होगा। तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 40, और ये साधारण ब्याज रुपए में है तो 40 रुपया लिख सकते हैं। या फिर जैसे मैंने पहले बताया, इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी हम 2 सेंटीमीटर बराबर, देखिए 2 सेंटीमीटर पे 80 का अंतर है, तो हम 2 सेंटीमीटर बराबर 80 रुपया भी लिख सकते हैं। आप इस तरह से पैमाना लिख सकते हैं, चाहे ये इस तरह से चाहे इस तरह से, ये दोनों ही ठीक हैं। ऐसे ये दोनों ही ठीक हैं, आपको जैसा उचित लगता है वैसे आप इस पैमाने को लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस ग्राफ को बनाते हैं। तो देखिए, इस सारणी को देखते हुए हम बिंदु अंकित करेंगे इस ग्राफ पर। तो 1000 रुपये पर साधारण ब्याज होता है 80 रुपये। तो देखिए 1000 के ऊपर जहाँ लाइन आपकी ग्राफ पेज पर जो लाइन ऊपर जाती है, और 80 वाली जो लाइन, दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं वहाँ हम एक बिंदु बनाएंगे, और उसको साफ दर्शाने के लिए उसके ऊपर एक छोटा गोला भी कर देंगे। फिर देखिए 2000 रुपये पर ब्याज है 160 रुपये। तो 2000 वाली जो रेखा ऊपर जाती है और 160 वाली रेखा जो दाईं ओर आ रही हैं, वे दोनों जहाँ मिलेंगी तो उनके कटान बिंदु पर हम एक बिंदु अंकित करेंगे और पेंसिल से, और उसके ऊपर भी एक छोटा सा गोला कर देंगे ताकि वह स्पष्ट नज़र आए। फिर 3000 रुपये पर 240 रुपया ब्याज है। तो 3000 वाली लाइन और 240 वाली लाइनें जहाँ मिलती हैं वहाँ हम पेंसिल से एक बिंदु अंकित करेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा गोला कर देंगे। 4000 रुपये पर 320 रुपया ब्याज है। तो 4000 वाली जो रेखा ऊपर जाती है, ग्राफ पेपर पर आपके दी हुई लाइनें दी हुई हैं, और 320 वाली जो रेखा और 4000 वाली जो रेखाएं दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ हम पेंसिल से एक छोटा बिंदु अंकित करेंगे और उसके ऊपर भी गोला कर देंगे। 5000 रुपये पर ब्याज है 400 रुपया। तो 5000 वाली जो लाइन ऊपर जा रही है और 400 रुपये वाली लाइन जो दाईं ओर आ रही है, वो दोनों लाइनें जहाँ कट रही हैं वहाँ हम पेंसिल से एक छोटा बिंदु अंकित करके वहाँ भी एक छोटा गोला कर देंगे। अब बच्चों, हम इन सभी बिंदुओं को आप देखेंगे ये एक ही सीध में, यानी एक ही सरल रेखा पर आएंगे। तो आप स्केल से पहले और अंतिम बिंदु को मिलाएंगे, तो सारे बिंदु स्केल से आप अगर मिलाएंगे तो सारे बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएंगे। आप इस रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हैं, और यह 0 पर कटती है। तो इस प्रकार से हमें जो यह साधारण ब्याज मूलधन और उसका साधारण ब्याज वाला जो ग्राफ दिया हुआ है हमें प्राप्त हो जाएगा एक सरल रेखा के रूप में। तो यह बच्चों, इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। आपको ध्यान यह रखना है कि ग्राफ के ऊपर आपको पेन से कार्य नहीं करना है। मैंने यहाँ पेन से किया, लेकिन आपको ग्राफ पेज पर पेंसिल से ही कार्य करना है। ग्राफ पेज के ऊपर आपको अपना रोल नंबर, कक्षा, विषय, परीक्षा की दिनांक आदि जो जानकारी है वह पेन से भरनी है, और उत्तर संख्या भी आप पेन से लिख सकते हैं। बाकी यह सभी कार्य आपको पेंसिल से करना है। तो बच्चों, यह अंतिम प्रश्न जो था 24वां प्रश्न, यह भी हमने हल कर दिया है। तो अब आगे अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए अच्छे से। इन प्रश्नों को आप बार बार वीडियो को देखकर अच्छे से दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छा अभ्यास कीजिए और अच्छे से अपनी परीक्षा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आपका पेपर अच्छा हो गणित का, और आप अन्य परीक्षाएं भी, अन्य पेपर भी आपके अच्छे से हों, बढ़िया से हों। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अलविदा, बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।